आज अपन साइंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो साइंस में अपनी एग्जाम कब की है? साइंस की एग्जाम है 21 तारीख को। और साइंस के अंदर लेके चलेंगे। साइंस के कितने पार्ट है? साइंस के 3 पार्ट है। एक केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसके बाद में बायोलॉजी का, बायोलॉजी के बाद में इसका फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का पोर्शन लेके चलते हैं आज। और फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर है? 4, 9, 10, 11 और 12। उनमें से छोटे क्वेश्चन कहाँ से बढ़ते हैं और बड़े क्वेश्चन कहाँ से बढ़ेंगी वो देखते हैं। देखो यूनिट नंबर अपन यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं पहले। और यूनिट नंबर 9 का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। 3 टॉपिक आते हैं इनके इसके अंदर। पहला है परावर्तन, दूसरा टॉपिक विवर्तन, और जो तीसरा टॉपिक रहता है वो रहेगा अपना अपवर्तन। अपवर्तन जिनमें से परावर्तन पर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रूव किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे प्रूव किया जाएगा देखो। और विवर्तन का अपने सिलेबस में इसकी ओनली परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। और अपवर्तन का है ये अपना पूरा टॉपिक। इनमें से अपवर्तनांक के क्वेश्चन आता है। जल का अपवर्तनांक क्या है? और वहां से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल किससे आता है? जो अपना फॉर्मूला है ना, n बराबर C/V। तो हमने पढ़ा हुआ निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे क्या है? C का मान देता है, ये प्रकाश की चाल होती है, तो इसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। और n का मान देगा किसी का भी अपवर्तनांक देगा, तो ये अपवर्तनांक होता है। और किसका मान बोलेगा? v का मान बोलेगा कि इसका वेग क्या होगा। तो किसी का भी आ सकता है, कांच का भी आ सकता है। इसमें से मतलब देगा ऑलरेडी, अपन को सिर्फ v का मान निकालना है। और v का मान कैसे निकालते सभी को पता है कि यहाँ पे अपवर्तनांक n की जगह n का मान रखेंगे, c की जगह c का मान रखेंगे और v की जगह v का मान रखेंगे। तो पहले अपन टॉपिक लेके चलते हैं परावर्तन का। और यहाँ से जो परावर्तन के क्वेश्चन पुटअप करेगा वो कैसे करेगा ये देखो। और ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। जो भी आज कराऊंगा वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप ही जाएंगे। क्लियर है? बात नहीं आती तो अब अपने पास इतना तो टाइम है नहीं कि जो पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। अपन को उसी के ऊपर फोकस करना है जो एग्जाम में ज्यादातर वहीं से रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन, और वैसे आते हैं। तो देखो पहला टॉपिक है परावर्तन का। तो ये सभी को पता है कि ये क्या है? ये आपतितकरण, ये आपतितकरण, ये परावर्तितकरण है। और ये क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब जहां पे ये एक पृष्ठ है और पृष्ठ के जिस बिंदु पर ये तीनों आपतितकरण, अभिलंब और परावर्तितकरण मिलती है उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसे? आपतन बिंदु। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे प्रूव करेगा? देखो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन प्रूव करेगा कि आपतन कोण किसे कहेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो आपतन कोण किसे कहेंगे। पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पुट अप किया जाएगा। परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम तो ये है कि पृष्ठ का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतितकरण, अभिलंब और परावर्तितकरण तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है परावर्तन का कि कोण आई है ना,
वो किसके बराबर होता है? कोण आर के। तो ये कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम। और पहला क्वेश्चन क्या है? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कैसे प्रूव किया जाएगा कि आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण किसे कहते हैं? दूसरा और तीसरा क्वेश्चन परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण के बाद में अगला जो क्वेश्चन पुट अप करेगा आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के बाद में एक जो लास्ट क्वेश्चन रहता है इसमें वो रहेगा कि कोण आई का मान 60 है तो कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। कोण आर का मान ज्ञात कीजिए या फिर ये बोलिएगा कि कोण आई का मान 60 है तो ये होता है आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण। तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का एंगल बोल सकते हैं एक साथ कि कोण आई प्लस कोण आर दोनों का मान एक साथ बोल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? परावर्तन के नियम है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों नियम क्या है? पहला नियम क्या होता है कि पहला नियम है पृष्ठ का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, क्या कहलाएगा? पहला नियम। दूसरा नियम कि कोण आई किसके बराबर है? कोण आर के। तो कितने नियम होते हैं? 2। तीसरा और दूसरा क्वेश्चन आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसलिए कोण आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में परावर्तन कोण किसे कहेंगे? कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। इसे अपन आर से लिखेंगे। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? आपतित किरण यानी पृष्ठ का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों पृष्ठ के एक बिंदु पर मिलते हैं और जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहां से बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जितने भी है 1 2 3 4 5 इनमें से एक क्वेश्चन प्रॉपर का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और वैसे ज्यादातर जो चांस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आएगा। याद रहना चाहिए कि कोण आई का मान अगर 60 है तो कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के। अगर कोण आई का मान 60 है तो कोण आर का मान कितना होगा? 60। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर ले कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? अगर कोण आई का मान दिया उसने 60 है तो बताइए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितना एंगल बनेगा? तो 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 पूरा कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। तो ये हो गया अपने परावर्तन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यहाँ से 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोण आई का मान देगा, कोण आर का मान बोल देगा, कोण आर का मान देगा तो कोण आई का मान, या फिर कोण आई का मान देगा तो ये भी बोल देगा आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में कितने का एंगल बढ़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कहां से पुट अप किया जाता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कैसा होता है? इसके 4 नियम होते हैं, चारों नियम याद होने चाहिए कि समतल दर्पण कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी होने के साथ में कैसा होगा? अगर आभासी है तो सीधा है, आभासी है तो सीधा है, और वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा। लेकिन आभासी है। चलो पहले देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और एक होगा उत्तल। जिसमें से अपन ने पहला पॉइंट उठाया, और वो पहला पॉइंट कौन सा है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से भी एग्जाम
एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुट आउट करेगा तो यहाँ से करेगा। फिर वैसे यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है, दोनों तरफ से एक एक नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। समतल दर्पण कैसा है? आवासीय है। आवासीय होने के साथ में क्या क्या होता है? वो सीधा होता है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन इसकी कि समतल दर्पण में जितने बिंब की दूरी होती है ना, जैसे अपन ये समतल दर्पण बना दिया और यहाँ पे है बिंब, यहाँ पे क्या है? बिंब, और यहाँ पे क्या मान लिया अपन ने? प्रतिबिंब। यहाँ पे अपन ने मान लिया कि प्रतिबिंब है। तो जितनी बिंब की दूरी होगी उतनी प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो अगर बिंब की दूरी कि किसी समतल दर्पण में देखने पर बिंब की दूरी दर्पण से, समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर, नहीं 3 मीटर ले लिया अपन, 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो बताइए समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या रहेगी? 3 मीटर। कि जो बिंब की दूरी होती है वही प्रतिबिंब की दूरी होगी, अलग से नहीं होगी। इसके बाद में एग्जामिनर थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता है, और आगे कैसे बढ़ेगा कि किसी समतल दर्पण में देखने पर बिंब की दूरी 3 मीटर है, बिंब की दूरी 3 मीटर है। तो बताइए बिंब से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो बिंब से प्रतिबिंब की दूरी अगर ये 3 है तो 3 ही है, और 3 है 3 कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 6 मीटर। तो एग्जाम में ये वाला भी क्वेश्चन हो गया कि किसी समतल दर्पण में देखने पर बिंब की दूरी समतल दर्पण से 3 मीटर है, तो बताइए बिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 3 और 3 दोनों को जोड़ना पड़ेगा और आंसर कितना आएगा? 6 मीटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जितनी बिंब की ऊंचाई होती है ना, जितनी बिंब की ऊंचाई है उतनी प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। जितनी बिंब की ऊंचाई होती है ना उतनी प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। अगर क्वेश्चन दिया कि बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो एक लड़का है वो 1.5 मीटर लंबा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो बताइए समतल दर्पण में देखने पर उसकी जो प्रतिबिंब का मतलब है उसकी जो अंदर परछाई बढ़ती है ना, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 1.5 मीटर। तो यानी कि समान रहता है, जितनी बिंब की ऊंचाई है उतनी प्रतिबिंब ऊंचाई। और इसकी एक कंडीशन होती है कि अपना बायां छोर दाएं तरफ होता है और दायां छोर बाएं तरफ होता है। तो ये हो गया अपना समतल दर्पण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कहां से पुट आउट किया जाता है? एक ये विवर्तन की परिभाषा ध्यान रख लेना कि विवर्तन की परिभाषा किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश पुंज छोटे छिद्र या मार्ग से गुजरता है, या अपन कह सकते हैं कि कोई प्रकाश किरण आ रहा है और ये छोटा कोई बिंदु है, जैसे इसको अपन बोल देंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जिसके अंदर से प्रकाश आर पार न हो पाए, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जान दो ना कि जिसके अंदर प्रकाश आर पार नहीं हो पाए। और जब इस छोटे छिद्र से वो टकराएगा तो टकराने के बाद में क्या उनके किनारों से क्या हो जाता है? बिखर जाता है। किनारों से वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। और जब बिखरेगा ना, ये क्या हो रही है? घटना घटित हो रही है। क्या हो रही है? घटना घटित हो रही है। और इस घटना को क्या बोला जाता है? विवर्तन। तो विवर्तन कोई ज्यादा कठिन नहीं है, कोई छोटा छिद्र है या छोटा बिंदु है जो कैसा है? अपारदर्शी है, और उससे जब प्रकाश एक सरल रेखा से होते हुए इसके ऊपर टकराएगा तो टकराने के बाद में ये क्या आर पार नहीं जाएगा? आर पार नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? प्रकाश बिखर जाएगा, और बिखरेगा तो क्या हो गई? एक घटना घटित हो गई, और इस घटना को क्या बोलेंगे? विवर्तन बोलेंगे। क्या बोला जाता है? विवर्तन कहा जाता है। इसके बाद में अब लेके चलते हैं अपन गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के 4 नियम होते हैं, और चारों नियम से वो परिभाषा बढ़ती है। कौन सी? देखो नंबर 2 पे अपन लिया था कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण
दर्पण देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहली बात कि गोलीय दर्पण किसे कहेंगे कि जो चारों तरफ से गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके नियम देखो कि गोलीय दर्पण के 4 नियम होते हैं। एग्जाम में पुट कर लिए जाते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और ये चौथा। पहला नियम ये है इसको मान लिया अपन ने P, इसको मान लिया F और इसको मान लिया C, इसको मान लिया F, यहाँ पे मान लिया अपन ने C। ये तो पता है ना सभी को। तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम है जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है, अनंत से। जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। पहला नियम है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण है। समांतर का मतलब है जैसे रेल की पटरी होती है दोनों के बीच में जितना गैप होता है वो समांतर है। तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को, परिभाषा बन रही है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है, फोकस बिंदु किसे कहेंगे, फोकस बिंदु किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने पर परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और टकराने के बाद में जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है तो टकराने के बाद में किसके समांतर चली जाती है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चले जाती है। कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है जब कोई प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण है सी से आती है, सी का मतलब जानते ना, वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से आती है तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों का पथ एक होता है। कहने का मतलब है अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। क्या करती है, अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। जिस रास्ते से आई और वापस उसी रास्ते से लौट गई। तीसरा नियम हो गया। उसके बाद में चौथा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों का एंगल कैसा रहता है, दोनों का एंगल समान रहता है। कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों का एंगल कैसा होता है, दोनों का एंगल समान रहता है। तो दोनों का एंगल कैसा रहता है, समान रहता है। इसके बाद में अगला टॉपिक लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या है कि गोलीय दर्पण को ओनली 4 नियम पूछते हैं और 4 नियम याद होनी चाहिए आपको। और यहीं से परिभाषा बनती है कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं। इसके बाद में गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का, एक अवतल और दूसरा उत्तल। इसके चिन्ह परिपाटी ध्यान रखिए ना। इसकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि जैसे ये अपना कौन सा आता है, ये अपना सीधा और ये बाहर। तो एग्जाम क्वेश्चन पुट किया जाता है। चलो इसको मत करो, तुम तो ये ध्यान रखना कि ये तो जान दो ना गणित में कि ये होता है yx, जहाँ पे प्लस ये yx होता है माइनस में और ये xx होता है प्लस में और ये किसमें होता है माइनस में। तो इसमें कैसे ऊपर की सभी दूरियां प्लस में, नीचे की सभी दूरियां माइनस में। इसके बाद में बाईं और दाईं तरफ की सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी और बाईं तरफ की सभी दूरियां कैसे होंगी, नेगेटिव। तो ये होती है अपनी चिन्ह परिपाटी। क्या होती है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। वैसे एग्जाम में चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन पुट कम करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट किया जाता है कि जो दर्पण लेंगे ना अपन
कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर कितनी कंडीशन होती है? अवतल दर्पण के अंदर कंडीशन होती है 6, जिनमें से 5 वास्तविक होती है। 5 कैसे होती है? वास्तविक, और 1 कैसी होती है? आभासी। या फिर अपन कह सकते हैं कि 5 वास्तविक है और 1 अपवाद होता है। एक क्या होता है? अपवाद होता है। इसके अंदर कितनी कंडीशन होती है? 2 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 2 कंडीशन। तो अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन होती है, जिनमें से 5 वास्तविक होती है और 1 कैसे होती है? आभासी। और जब ये वास्तविक होगा वो कैसे बनाएगा इमेज? उल्टा। और जो आभासी होता है ना वो बनाता है सीधा। आभासी कैसे बनाता है? सीधा। इसके बाद में दर्पण में दोनों आभासी होती है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन कैसे होती है? आभासी, आभासी और आभासी के साथ में कैसे बनेगा वो? सीधा। कैसे बनेगा? सीधा। तो ये याद रख लेना, दोनों में से एक क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। चलो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट अप करेगा? तो एग्जाम में 5 कंडीशन देगा नहीं, मतलब 5 या 6 कंडीशन एक साथ देगा नहीं, तो कैसे देगा? अवतल दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? कि एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ, एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो या वक्रित हो, वो तो कहलाएगा अवतल। और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो या बाहर की ओर निकला हुआ हो, उसे कहेंगे अपन उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो देखो यहाँ पे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन एक साथ तो बुझेगा नहीं, और एक साथ नहीं बुझेगा तो कैसे देगा? किसी के पॉइंट देगा। पॉइंट ए कि जब बिंदु, या अपन कह सकते हैं बिंब, जब बिंब अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर है तो अब इसका आंसर, इसका एक तो आरेख बनाना है और साथ में इसका मतलब प्रतिबिंब की कंडीशन लिखनी है। किसकी? प्रतिबिंब की। जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, एफ पर। और उसके बाद में इसका आकार लिखना है, और आकार के बाद में इसकी प्रकृति लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रकृति। और तुमको पता है कि जब बिंदु कहां पे अनंत पर है तो कहां पे बन रहा है? प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। और फोकस के साथ में इसकी जो प्रकृति होती है ना, इस सभी को ध्यान रख लेना। 5 कंडीशन होती है। 5 कंडीशन। पहली कंडीशन जब अनंत पर है, जब अनंत पर है प्रतिबिंब एफ पर बनता है। दूसरी कंडीशन क्या है? जब सी से परे है, सी से परे, तब कहां पे बनती है? सी है एफ के बीच में। और तीसरा है जब सी पर है तो सी पर बनेगा। और चौथी कंडीशन होती है जब सी है एफ के बीच में, सी है एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी से परे भी लिख सकते हैं और सी व अनंत के बीच में, तो अपन लिख सकते हैं सी से परे। और उसके बाद में जो 5वीं कंडीशन होती है वो होगी जब बिंब कहां पे हो? एफ पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। और सभी की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इसके अलावा इसके साइज की बात करेंगे, और साइज कैसे ध्यान रखना है? स्टार्टिंग में जो मान होता है ना वो बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा छोटा, यहाँ पे क्या रहेगा? छोटा। और छोटे के बाद में फिर क्या हो जाएगा? समान, या अपन इसके कह सकते हैं बराबर। बराबर के बाद में क्या हो जाएगा? बड़ा।
और बड़ा के बाद में आ जाएगा बहुत बड़ा। चलो कैसे याद रखना है ये भी ध्यान रखना। देखो तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में होता है बहुत छोटा है, कैसा है बहुत छोटा, और वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लग गया तो अब कैसा हो गया छोटा। छोटा का मतलब है पहले बहुत छोटा था अब छोटा है, बड़ा भी नहीं हो अभी, अभी तो क्या है छोटा ही है, ज्यादा इनकम भी नहीं है। और उसके बाद में फिर अपना लेवल पे आ गया। लेवल का मतलब है जितना पैसा अपन लगा रहे हैं ना वो तो अपने क्या है मतलब लगा रहे, जो पेमेंट दो आ रहा है उसके अलावा भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल रहा है। उसके बाद में अब क्या हो गया बड़ा हो गया। बड़ा का मतलब है कि लगा रहे हैं पेमेंट वो भी नहीं कर रहा है, खर्चा भी नहीं कर रहा है, उसके अलावा पैसे भी बच जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है और ये बिजनेस कैसा हो जाता है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब है एक हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है पहली जो साइज है अनंत से एफ पर आएगा तो बहुत छोटा रहेगा। तो याद कैसे रखना है बहुत छोटा, छोटा बराबर बड़ा बहुत बड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी प्रकृति तो वास्तविक कैसे रहेगी वास्तविक, और उल्टा, और इसका आकार कैसा हो जाएगा बताओ, कहां पे था बिंब अनंत पर प्रतिबिंब। साइज कैसे हो जाएगी इसकी बहुत छोटी, या अपन कह सकते हैं बिंदु बिंदु जैसा, बिंदु जैसा या बहुत छोटा बहुत छोटा। तो याद रहेगा ना इस प्रकार एग्जामिनेशन प्रूव किए थे ना। दो कंडीशन देगा, पूरी 5 कंडीशन या 6 कंडीशन नहीं देगा, ओनली 2 कंडीशनों के नाम देगा और नाम देने के बाद में अपन को इस प्रकार लिखना है और उसका चित्र बनाना है। क्या बनाना है उसका चित्र बनाना है। ये हो गया अवतल दर्पण। इसी प्रकार कहां से आएगा अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण के बाद में इनके उपयोग याद रख लेना। उपयोग का मतलब है अभी जब अर्धवार्षिक एग्जाम लगी थी, अर्धवार्षिक एग्जामिनेशन प्रूव किया गया था और कौन सा क्वेश्चन प्रूव किया गया कि जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है ना उनके साइड मिरर का मतलब है पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण काम ले जाते हैं। तो बताओ कौन सा दर्पण काम लेंगे, कौन सा दर्पण काम लेंगे उसमें। तो उसमें अब इसका कैसे ध्यान रखना है। देखो जिसका नाम छोटा होता है ना उसका काम बड़ा होता है, और जिसका नाम बड़ा होगा ना उसका काम क्या होगा छोटा होगा। कैसे तो देखो पहला लिया अपन ने अवतल, और दूसरा लिया अपन ने उत्तल। एग्जामिनेशन प्रूव किया जो पीछे का दृश्य होता है उसको देखने के लिए साइड मिरर तो मतलब जो मोटरसाइकिलों में लगे रहते हैं ना उसमें कौन सा दर्पण काम लिया जाता है वो होता है उत्तल। कौन सा होता है उत्तल, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए, और वांछित था उत्तल। नाम छोटा था ना, काम बड़ा कैसे किया। कहने का मतलब पीछे का बहुत बड़ा दृश्य और उसको एक छोटे से शीशे में दिखा दिया, एक छोटे से शीशे में दिखा दिया। तो उसका काम कौन करता है काम उत्तल दर्पण। और इसकी बात करते हैं ये क्या है अवतल दर्पण। जैसे आगे की जो हेडलाइट होती है ना और उसमें कौन सा होता है अवतल दर्पण काम लिया जाता है। और ये अपन कह सकते हैं जैसे नाइयों के पास जाते हो तुम सेइंग मिरर, उसके अंदर कौन सा काम लेंगे तो ये होगा अवतल दर्पण। तो एक दो एग्जांपल है, एग्जामिनर बार बार इनको रिपीट करता है, इनसे बाहर नहीं आता। इसके बाद में इसकी फॉर्मूले ध्यान लेना दर्पण की। दर्पण का फॉर्मूला कौन सा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फोकस दूरी होती है, ये प्रतिबिंब दूरी होती है और ये बिंब दूरी होती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में एक होता है आवर्धन क्षमता, एक क्या होता है आवर्धन, और आवर्धन क्षमता को लिखा जाता है m से बराबर h/h यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और इसकी परिभाषा क्या होती है आवर्धन क्षमता की कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। m बराबर h/h या माइनस का v बटे कई बार एग्जामिनेशन प्रूव किया जाता है h' प्रतिबिंब की ऊंचाई देगा, बिंब की ऊंचाई देगा, उसके बाद में यहाँ पे बिंब की दूरी दे देगा, किसकी दूरी बदलेगा प्रतिबिंब की दूरी। तब उस कंडीशन में फॉर्मूला कैसे लगाना है h' बराबर होता है माइनस का v बटे u, माइनस का v बटे u।
और एक चीज और ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, देखो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों की दूरी कैसी होती है, धनात्मक। आगे देखो, इसके बाद में अगला टॉपिक लेके चलते हैं अपन, और वो टॉपिक है अपवर्तनांक का। पहले यह कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैं एक कांच का, जो तुम्हारी चित्र दे रहे हो किताब के अंदर, कि एक आयताकार कांच का स्लैब था, जिसके अंदर अपन ने क्या किया, एक प्रकाश किरण गुजारते हैं और वहां से 2-3 क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। और वो कैसे करेगा, पहले अपन ने अभिलंब यम मान लिया, ये है वायु, ये कांच है, और फिर से ये क्या गई, वायु, ये क्या गई, वायु। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कैसे पुट आउट करेगा, देखो जब कोई प्रकाश की किरण, तो वायु होता है विरल माध्यम। चलो मैं यहां देख, वायु, तो वायु के बाद में क्या लिया अपन ने, पहले लिया अपन ने वायु से पहले, चलो वायु के बाद में अपन कांच लिया, कांच से पहले जल ले लेते हैं और जल के बाद में कांच लेते हैं, और कांच इसके से पहले एक माध्यम और ले लेते अपन। चलो इसको मान लेते कि ये तो है विरल माध्यम। कब है, जब दोनों की बात करेगा ना, तब कि वायु और जल की बात करेगा तो विरल माध्यम होगा वायु, और सघन माध्यम क्या होगा, जल। और जब जल और कांच की बात करेगा तो जल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट भी। अब सघन माध्यम नहीं है, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, कब है, जब दोनों की बात करेंगे तब जल तो हो जाएगा विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। लेकिन अपन ने देखा कि यहाँ पे वायु और कांच की बात कर रहे हैं, तो वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और कांच कैसा माध्यम है, सघन। जब कोई प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से और सघन माध्यम में आएगी, तो इस प्रकाश की किरण को इस प्रकार जाना चाहिए, वो इस प्रकार ना जाके अपने पथ से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहां पे झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार जब सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में जाएगी, तो इस प्रकाश की किरण को इस प्रकार जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार ना जाके वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो एग्जामिनेशन पुट आउट पे जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब के पास में आएगी या दूर हटेगी, तो यहाँ पे अभिलंब के पास में आई, तो आंसर क्या होगा, अभिलंब के पास में आएगी। और दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के पास में आएगी या फिर दूर हटेगी, तो आंसर क्या आएगा, दूर हटेगी। आंसर क्या आएगा, दूर हटेगी। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम का मतलब है, ये तो विरल माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, और ये जो पृष्ठ होता है ना, वो होता है पृथक्कारी। कौन सा पृष्ठ है, पृथक्कारी। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के बाद अपने पथ से क्या जाती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, और जो घटना घटित होती है उसी को विवर्तन कहा जाता है, इसी को विवर्तन कहा जाता है। एग्जाम में कई बार यहां से भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कर लिया जाता है कि पानी से भरी कोई बाल्टी जिसमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो कौन सी घटना है, ये अपवर्तन घटना है। या फिर पानी से भरी बाल्टी में अपन एक लोहे की छड़ डालते हैं और वो तिरछी या मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों, कौन सी घटना का, अपवर्तन के कारण। तो ये अपवर्तनांक है। इसके बाद में अलग से जो क्वेश्चन पुट आउट किया जाएगा वो तुम्हारे न्यूमेरिकल 100% है कि न्यूमेरिकल वहां से क्वेश्चन पुट आउट करेगा, कहां से, n बराबर c/v। और यहाँ पे c का मान सभी को पता है कि प्रकाश का वेग है, उसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसमें अपवर्तनांक देगा और किसका मान बोलेगा, v का मान बोलेगा, किसका मान बोलेगा, v का मान बोल देगा। इसके बाद में अगला टॉपिक लेके चलते हैं अपन,
फॉर्मूला याद रख लेना। और लेंस का फॉर्मूला वैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में क्या अंतर पूछ लिया। कितने का? 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर के, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट किया जाता है। ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब अंतर वाला। तो अंतर कैसे करेगी? दो अंतर लिखने के बोलेगा। पहला अंतर कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सेम क्वेश्चन दोनों में, मतलब एक क्वेश्चन पूरा करता है। या तो अवतल दर्पण का पूछे, मतलब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, दोनों में से कोई सा भी अंतर पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे तुमको मैंने अभी बताया कि अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और इसमें दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा, इसकी परिभाषा लिखो। अवतल लेंस किसे कहेंगे? कि एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला, किनारों से मोटा, बीच में से पतला हो और किनारों से मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। और एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो, कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस। तो एक अंतर ये हो गया और दूसरा अंतर ये हो गया। इसी प्रकार अपन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की लिख सकते हैं, जिसमें एक अंतर तो ये सेम रहेगा और दूसरा अंतर कौन सा रहेगा? दूसरा अंतर वही है, दोनों की परिभाषा लिख देना। दोनों की परिभाषा लिख देना, ठीक है। और इसके बाद में अवतल लेंस की बात करेंगे, उत्तल लेंस की बात करेंगे। जो कंडीशन वो रहेगी, जो दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी, वो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन रहेंगी। और जो उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन थी ना, वो इसके अंदर 2 कंडीशन रहेगी। याद रहेगा। इसके अंदर एक चीज ध्यान लेना, प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र को लिखा जाता है O से, और सभी के बिंदु याद रख लेना। उसके बाद में इसका फॉर्मूला याद रख लेना। किसका? ये लेंस का। और लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और आवर्धन क्षमता, इसका जो फॉर्मूला होता है ना आवर्धन क्षमता का, यानी m बराबर h/h। लेकिन वहां पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस मिलेगा, माइनस v/u। और दर्पण में के लिए था अपने यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस नहीं रहता। यहाँ पे प्लस था दर्पण में, लेकिन यहाँ पे लेंस में क्या आएगा? माइनस। और ये किसका फॉर्मूला गया? लेंस का। इसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा, वो अगला टॉपिक रहेगा अपना लेंस क्षमता। और यहाँ से इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन पूछेगा लेंस क्षमता। पहली बात कि लेंस क्षमता किसे कहते हैं? लेंस क्षमता उसे कहेंगे जो प्रकाश की किरणों का अभिसरण और अभिसरण और एक होता है अपसरण। अभिसरण का मतलब तो होता है कि एक बिंदु पर फोकस करना, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को फोकसित करना। और अपसरण का मतलब होता है फैला देना। तो ये क्या है? लेंस के अंदर एक क्षमता पाई गई है, और कौन सी है? कि प्रकाश की किरणों को फैला भी सकता है और एक बिंदु पर फोकसित भी कर सकता है। इसी को क्या बोलेंगे अपन? लेंस क्षमता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा P बराबर 1/m। और लेंस क्षमता को किससे लिखते हैं? D से। D का मतलब होता है डायोप्टर। D का मतलब क्या होता है? डायोप्टर। यहाँ से न्यूमेरिकल पुट ऑफ किया जाता है। क्या पुट ऑफ करेगा? न्यूमेरिकल पुट ऑफ किया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, वैसे एग्जाम में शायद बोल दिया है अदरवाइज में, कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? R बराबर 2 है। कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। इस प्रकार यूनिट नंबर 9 का दी एंड होता है। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना,
और अगर तुम्हारे नहीं आता समझ इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रोक रोक के देखो, ताकि सारे जो टॉपिक बताए अपन ने उन्हीं टॉपिक ऊपर तुम पढ़ो। ये नहीं है फालतू में कि अपना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा वही ऐसे ही आएगा। इसके बाद में अपन यूनिट नंबर 9 की बात 10 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 10, और यूनिट नंबर 10 में पहला क्वेश्चन कहां से आएगा? परितारिका। परितारिका परितारिका और दूसरा क्वेश्चन आंख के ऊपर से बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो अधवर्षीय एग्जाम लगी थी ना, उसमें क्वेश्चन पुट किया गया था। कौन से क्वेश्चन पुट किया गया था कि हमारी आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बढ़ता है वस्तु का, वो कौन से भाग में बढ़ता है? रेटिना पर, जिसे अपन ने बोला था दृष्टिपटल। वो क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन आएगा परितारिका से। कहां से आएगा? परितारिका से। परितारिका का कार्य क्या है? परितारिका का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, और दूसरा कार्य क्या है कि नेत्र के अंदर जो रंग प्रदान करता है ना, नेत्र को जो रंग प्रदान करता है वो कौन करता है? परितारिका। तो किस परितारिका कार्य 2 है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। पुतली के आकार को नियंत्रित कब करते हैं? कि जैसे अपन किसी बंद कमरे में जिसमें अंधेरा है, क्या है? अंधेरा है, और अंधेरा, या फिर अपन कोई बंद कमरा है जिसमें लाइट है, प्रकाश बहुत ज्यादा है, और प्रकाश बहुत ज्यादा होने के कारण अपन को कुछ साफ दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में पुतली का आकार कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम। लेकिन अचानक से लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद में कुछ समय के लिए अपन को कुछ दिखाई नहीं देता, तो कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, और वैसे गांव में बोलते हैं उसको कि रचुंदा आ गया। रचुंदा नहीं आता वो। इसका मतलब है पुतली का जो आकार है ना, वो कैसा था? कम। लाइट अचानक गई, साइज को बढ़ने में तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, और जब पुतली का आकार ज्यादा हो जाएगा तब अपन को वस्तु दिखाई देने लग जाएगी। वैसे अंधेरे में क्लियरिटी दिखाई नहीं देगी, पर ऐसा अपन को आभास होगा कि ये वस्तु कहां पे है, सामने दरवाजा है या। तो ये ध्यान रख लेना, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। कम और ज्यादा कब कम करेगा? जहां पे प्रकाश की मात्रा ज्यादा है, और जहां पे प्रकाश की मात्रा कम है वहां पुतली का आकार क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। क्या कर देगा? बड़ा। और नेत्र को जो रंग प्रदान करता है वो कौन करता है? परितारिका। इसके बाद में अगला टॉपिक पक्षमाभिपेशिया। पेशिया। अगला टॉपिक के लेके चलते अपन पक्षमाभिपेशी। पक्षमाभिपेशी का कार्य क्या है? पक्षमाभिपेशी का कार्य क्रिस्टलीय लेंस को, पक्षमाभिपेशी का कार्य क्या है? क्रिस्टलीय लेंस उसको फैलाने और सिकुड़ने का काम करता है। कैसे? जैसे अभी अपन ने पास में कोई वस्तु देखी और तुरंत ही अपन ने दूर की वस्तु देखी, तो इसका मतलब है फैलाने और सिकुड़ने का काम कौन करता है? पक्षमाभिपेशी करते हैं। किसको? क्रिस्टलीय लेंस को। और जो हमारी आंख के अंदर जो लेंस पाया जाता है ना, वो कौन सा लेंस होता है? आउटर लेंस। ये ध्यान रख लेना कि हमारी आंख के अंदर जो लेंस पाया जाएगा वो कौन सा लेंस होता है? आउटर लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रख लेना। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करेगा, या तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा, 1 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं अपन को, और ये एग्जाम में मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन अपन बात करते हैं, एक होता है संवेदन क्षमता, और अगला क्वेश्चन दृष्टिपरास। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, दृष्टिपरास। संवेदन क्षमता का मतलब क्या है? फोकस दूरी को समायोजित करना। दृष्टिपरास का मतलब क्या है? निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम बिंदु क्या होता है? अनंत। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो दृष्टिपरास कहलाता है। इसके बाद में आगे अपन दोष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दोष। दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। और 3 प्रकार के जो दोष होते हैं उनमें से पहला दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष।
दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर का अपन दृक् बोलते हैं, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। देखो ये तो हर स्टूडेंट को आता है, क्योंकि सभी को पता है निकट का मतलब है निकट की वस्तु दिखाई देना, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई ना देना। दूर का मतलब क्या है, अपोजिट है, ध्यान रखना। ये नहीं है कि दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तु दिखाई देना, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जरा दृष्टि दोष का मतलब है कि दोनों दोष पाए जाएंगे। कौन सा दोष कहलाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसके अंदर कौन सा लेंस काम लेंगी, अवतल लेंस। इसके अंदर कौन सा लेंस काम लेंगे, उत्तल लेंस। और इसके अंदर कौन सा लेंस काम लेंगे, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस का मतलब है दोनों लेंस पाए जाएंगे, ऊपर की तरफ अवतल होता है और नीचे की तरफ होता है उत्तल होता है, याद रहेगा। इसके बाद में मोतिया बिंद है। मोतिया बिंद में देखो वहां से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पुट कर लेता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अपने तीनों दोष है, तीनों दोषों में से ये दोनों दोष ध्यान रख लेना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसके बाद में अपन किसकी बात करते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं। टिंडल प्रवाह सभी को पता है ना, क्या होता है टिंडल प्रवाह। टिंडल प्रवाह होता है जैसे कि कोई वितान जंगल या अपन के सुबह के समय आराम से सो रहे हैं और सोने के बाद में जो रोशनदान होता है ना उससे रोशनी आती है, और रोशनी आती है तो दीवार पर पड़ती है और अपन को साफ दिखाई देता है, उसके अंदर कण घूमते रहते हैं। घूमने का मतलब है कि उसके अंदर धूल मिट्टी इनके कण होते हैं, और जब प्रकाश उनसे टकराता है तो टकराने के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं, और हमारी आंखों में जब प्रवेश करेगा तो वो कण कैसे होंगे, घूमते हुए दिखाई देंगे। तो टिंडल प्रभाव तो पहले भी पढ़ चुके हैं, सबको पता है। अपन प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म के अंदर से दो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि एक तो होता है प्रिज्म कोण किसे कहेंगे, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। एक तो होता है प्रिज्म कोण, और दूसरा क्वेश्चन यहीं से पुट करेगा विचलन कोण। तो विचलन कोण का मतलब क्या है, निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो विचलन कोण होता है। और प्रिज्म कोण का मतलब है दो पांच फलकों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पांच फलकों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखो, वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन के अलावा स्पेक्ट्रम। देखो वर्ण विक्षेपन और स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। वर्ण विक्षेपन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो बाहर 7 रंगों में निकलती है, तो 7 रंगों में विभक्त होना, 7 रंगों में विभक्त होना तो वर्ण विक्षेपन कहलाता है। और जो बैंड प्राप्त होता है ना 7 रंगों का, जो बैंड प्राप्त होगा 7 रंगों का उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अंतर इतना ही है, दोनों का सेम आंसर होता है। इसमें तो विभक्त का मतलब बढ़ जाएगा 7 रंगों में, और जो 7 रंगों में बढ़ गया वो क्या होगा, एक बैंड, और इस बैंड को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष चलो मैं बोल देता हूँ, इंद्रधनुष कैसे बनता है ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। इंद्रधनुष के अलावा अगला जो क्वेश्चन प्रो करेगा कि सुबह और शाम के समय सूर्य 2 मिनट लेट और 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा रक्ताप वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। रक्ताप का मतलब है कि सुबह और शाम के समय सूर्य लाल को दिखाई देता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन कि आकाश में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा, काला क्यों दिखाई देता है। तो उसका एक ही कारण है कि वहां पे है ना वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पे प्रकाश की किरणों का क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब तक प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों में सीधा प्रवेश करेगा, और सीधा प्रवेश करेगा तो आकाश हमेशा कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में यूनिट नंबर अपन बात करते हैं, यूनिट नंबर 11 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 11
और यूनिट नंबर 11 सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी है। कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन विद्युत कहते हैं, करंट। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे प्रूव करेगा। देखो पहली बात तो यह है कि 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, ये तीनों परिभाषा याद होनी चाहिए। कैसे याद करेंगे? तो देखो अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, तीनों की परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे सर? तो 1 एम्पियर का मतलब क्या है? 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 C बटा 1 S, यानी 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश। फॉर्मूले से परिभाषा बनती है, अपन को पता ही नहीं है ना, बंदा आराम से मस्ती करेंगे। खुद भी बनाना सीखो परिभाषा, ज्यादा कठिन नहीं है, फॉर्मूले से परिभाषा बनती है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो प्रवाहित धारा किसके बराबर होती है? 1 एम्पियर। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेशों को प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। इसी प्रकार 1 वोल्ट की परिभाषा ध्यान रख लेना और उसके बाद में 1 ओम की परिभाषा, तो ये याद होनी चाहिए। अगला देखो, धारा की परिभाषा सभी को पता है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का फॉर्मूला भी सभी को आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ध्यान रख लेना, 1 कूलम आवेश में 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की क्या करनी है अपन को? गणना। और 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की गणना, उसका मान होता है n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18। याद होना चाहिए कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात प्लस के 18। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, ये किसका मान है? ये होता है इलेक्ट्रॉन का मान। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे, 1 में भाग देंगे और इस n का मान आ जाएगा, तो याद रहेगा ना। इसके बाद में एग्जामिनर कहां से प्रूव करेगा? तुम्हारे एडवांस में एक क्वेश्चन प्रूव किया था, विद्युत परिपथ किसे कहेंगे? देखो विद्युत परिपथ का मतलब है कि एक ऐसा सतत परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे, कि कहीं से टूटा न हो और रेगुलर धारा बहती रहे, वो तो होगा विद्युत परिपथ। जिसमें से वो बंद परिपथ होता है और खुला परिपथ का मतलब है जहां से टूट गई धारा का प्रवाह निरंतर नहीं हो रहा, तो कौन सा परिपथ है? वो है खुला परिपथ। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है विभव का। किसका? विभव का। विभव की परिभाषा ध्यान रख लेना। विभव की परिभाषा क्या है? जो विभव की फॉर्मूला सेम है, जो विभव का फॉर्मूला है वही विभवांतर का है। वही किसका है? विभवांतर का। तो विभव का फॉर्मूला क्या है? V बराबर W बटे Q। V बराबर W बटे Q कि कार्य बटा तो अपन विभव और विभवांतर की, तो विभवांतर पर परिभाषा पूछ सकते हैं और विभव पर क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, V बराबर W बटे Q। इसके बाद में आगे अपन लेके चलते हैं प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन प्रतिरोध से। वैसे प्रतिरोध किसे कहेंगे? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध से क्वेश्चन प्रूव किया जाता है कि प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। कितनी भौतिक राशियों पर? 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक की लंबाई,
R समानुपाती L। दूसरा पहला हो गया R समानुपाती L। दूसरा कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और जब दोनों की बात करेंगे तो R समानुपाती L बटा A। और यहां से समानुपाती का चिन्ह आता है, समानुपाती का चिन्ह आता है और एक नियतांक आता है जिसे अपन लिखते हैं कप्पा L बटा A। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा प्रतिरोध किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तीन भौतिक राशि है, चालक की लंबाई, अंतस्थ का क्षेत्रफल और उसकी प्रकृति। इससे पहले अपन एक ओम की, देखो ओम का वैसे क्वेश्चन आ चुका था, लेकिन ओम का नियम भी समझ लो। ओम का नियम कैसे याद रखना है? ओम का नियम होता है V बराबर IR, V बराबर IR यानी V समानुपाती I। और जब समानुपाती का चिन्ह आता है ना तब R आता है, उससे अपन प्रतिरोध कहते हैं, एक स्थिरांक होते हैं। कैसे याद रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और R का मतलब किसी का भी नाम ऐड कर दो। चलो मैं बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट राम रतन, तो ऐसे ही याद रख लेना, जल्दी याद रहता है। तो कैसे याद रखेंगे ओम का नियम? वेरी इंपॉर्टेंट राम रतन, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो कि प्रतिरोध की बात करें अपन ने, यहां से इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितनी भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध के बाद में इस साल का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, इस साल का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रम। कौन सा क्रम? कि संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम इसे अपन पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम। तो दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। इस साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इसको कि यहां से बोर्ड एग्जाम में आएगा और वो भी 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में। न्यूमेरिकल में देगा, उसकी परिभाषा पूछ सकता है। और एक जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला याद है? नहीं है, बता। पापा तो याद है तुमको? पापा का मतलब होता है पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका फॉर्मूला है? विद्युत शक्ति का। पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टॉपिक रहता है तुम्हारा कौन सा? जूल का तापन नियम। ये जूल का तापन नियम है ना, उसमें से क्वेश्चन आ गया, इस साल नहीं आएगा। क्वेश्चन यहां से पुट करेगा, क्वेश्चन यहां से पुट करेगा इस साल का। दोनों पढ़ के जाना, सही तरीके से पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं आराम से इसको वापस समझ सकता हूँ डिटेल से, ठीक है। इस प्रकार अपनी यूनिट होती है 11 खत्म। और अगले यूनिट लेके चलते हैं अपन यूनिट नंबर 12। तो यूनिट नंबर 12 है, उसमें देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 12 की बात करते हैं अपन। और यूनिट नंबर 12 का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में देखो यहां से एग्जामिनेशन पुट दिया जाएगा। ये एक षट चुंबक है, इसका चित्र भी बोल सकते हो षट चुंबक का। ये एस होता है और ये एन होता है, साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। ये ध्यान रख लेना। दो चुंबक के अंदर दो ग्रुप आ जाते हैं, एक होता है साउथ और एक होता है नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। तो देखो यहाँ पे अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा साउथ से नॉर्थ में होती, और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ में होती, नॉर्थ से साउथ में होती। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे वृत्तों का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। कई बार किसने बताया कि चुंबकीय ध्रुव पर चुंबक का मान अधिक होता है, कम तो अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे वृत्तों का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा।
इसके बाद में अगली क्वेश्चन यहाँ से पुट करेगा, छड़ चुंबक किसे कहते हैं, इसी को देखो कि कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुट किया जाता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र का कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों, ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं काटते, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को नहीं काटती। उसके बाद में छड़ चुंबक, छड़े चुंबक किसे कहते हैं, छड़ चुंबक के बाद में अगला क्वेश्चन पुट हो सकता है परिनालिका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परिनालिका, परिनालिका के बाद में फ्लेमिंग का वामस्थ नियम, यहाँ पर एक देखो एक होता है फ्लेमिंग का दक्षिणस्थ नियम, फ्लेमिंग का वामस्थ नियम, ये अपन इसको कहते हैं मैक्सवेल का कॉर्क, देखो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, तो ये ध्यान देना मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, और दूसरा आएगा फ्लेमिंग का वामस्थ नियम, फ्लेमिंग का वामस्थ नियम। फ्लेमिंग का वामस्थ नियम याद रहना चाहिए। इसके अलावा और क्वेश्चन पुट किया जा सकता है भूसंपृक्तता, और भूसंपृक्तता के बाद में और क्वेश्चन पुट किया जा सकता है लघुपतन, तो ये सारे क्वेश्चन याद रख लेना एग्जाम में तुमको सेम में, ठीक है, और इनके आंसर सही तरीके से याद करना ताकि अपन एग्जाम में करें और आराम से नंबर लाए। उसके बाद एग्जाम के बाद तो बहुत सारे व्यास आ जाएंगे, फिर आराम से ठुमका लगाना, नो टेंशन, क्योंकि एग्जाम खत्म सिरदर्दी खत्म, फिर करेंगे आराम से मौज मस्ती। चलो ठीक है, इस प्रकार अपनी फिजिक्स कंप्लीट है।